नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अर्थ सरफेस से, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं, विंड कितने टाइप की होती हैं, कोल्ड विंड क्या होती हैं, हॉट विंड्स क्या होती हैं, कुछ लोकल विंड्स देखेंगे, साइक्लोन देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर। जब भी एयर हीट होती है, इसको कहीं से भी अगर एनर्जी मिल गई, जब भी एयर हीट होगी तो एक्सपैंड होगी, और जब भी ये कूल होगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी। मतलब जब भी ठंडी होगी एयर तो ये कंप्रेस हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये एयर पैकेट है, इसको किसी कहीं से एनर्जी मिल गई तो ये हीट हो गई। जब ये हीट होगी तो ये एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी ये, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका। और अगर इसी एयर पैकेट का टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए, गिरा दिया जाए टेम्परेचर, तो ये कंप्रेस हो जाएगी, इसका कंप्रेशन हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस लाता है। कहीं पे ज्यादा प्रेशर होगा, कहीं पे कम होगा, ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन की वजह से। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये एयर को मोशन में लाता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये हाई प्रेशर जोन है और ये लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ पे कोई एयर होगी तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेगी, तो ये एयर में मोशन लाता है, प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो विंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जैसे अर्थ का सरफेस हो गया तो इसके पैरेलल जो मूव करेगी विंड्स, तो इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड है, ये अर्थ के टेम्परेचर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इस तरीके से अर्थ एक ओवरऑल टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो विंड्स होती हैं कैसे एक जगह की हीट को दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो हमने देखा था कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा एनर्जी आती है, इंसुलेशन ज्यादा होती है, तो हीट इधर से पोल्स की तरफ ट्रांसफर होते हैं। कैसे? विंड्स के थ्रू। और कुछ लोकल विंड्स होती हैं, वो भी हीट को ट्रांसफर करती हैं। तो इस तरीके से एक ओवरऑल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अगर मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर मतलब जिस एयर पैकेट में मॉइस्चर ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जिसमें, उसे मॉइस्ट एयर कहते हैं। मॉइस्ट एयर अगर राइज की, किसी तरीके से इसको एनर्जी मिल गई तो ये ऊपर उठेगी। अब जब ऊपर उठेगी तो ये एक्सपैंड करेगी, ये एक्सपैंड करेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगी, कूल होगी ये, तो ये क्लाउड बनाएगी। इसी से बनता है क्लाउड, बादल बनता है। फिर इसका कंडेंसेशन होगा, तो जब कंडेंसेशन होगा तो ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नीचे गिरेंगी, तो इसे रेनफॉल होगा, रेनफॉल। तो इस तरीके से कुछ एयर एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, कंडेंस होती है और बारिश होती है, कुछ इस तरीके से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? द वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर contained in unit area from the mean sea level to the top of atmosphere is called atmospheric pressure। क्या कह रहा है ये? मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कुछ एयर है, एयर, तो इसका कोई सेक्शन ले लेते हैं, ये सेक्शन। तो इस सेक्शन का जो एरिया होगा, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, मान लेते हैं इतने एरिया का वेट W है, W। इसको वैसे फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो फोर्स भी कहते हैं। मान लेते हैं अभी के लिए वेट इसका W है। तो इस एरिया पे जितना वेट लगेगा, जितना वेट लगेगा, उसी को प्रेशर कहते हैं, प्रेशर। यही है प्रेशर। ये कॉलम जितना इस एटमॉस्फेयर पे फोर्स लगाएगा, उसी को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया
ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना इस पे फोर्स लगाएगा उसी को प्रेशर कहते हैं। तो जो मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये 1013.2 मिली बार होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। सरफेस के पास, अर्थ सरफेस के पास एयर डेंसर होता है, मतलब उस डेंसिटी ज्यादा होती है। अर्थ सरफेस के पास एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ का प्रेशर, अर्थ सरफेस के पास का प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो प्रेशर गिरते जाएगा, ये प्रेशर कम हो जाता है हाइट पे जाने पे। और किसी भी ऑल्टीट्यूड पे दो प्लेस का प्रेशर डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है दो प्लेस का। अब देखते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मतलब अगर हाइट पे जाए तो प्रेशर कैसे वेरी करता है। लोअर एटमॉस्फेयर में जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, मान लेते हैं कोई तीन प्लेस है कोई, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर P3 है। मान लेते हैं P1 P2 से ज्यादा है, P2 P3 से ज्यादा है, तो ये जो ड्रॉप है प्रेशर में, ये प्रेशर में जो ड्रॉप है इसी को ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है ढलान होता है, हिंदी में ढलान होता है। तो मतलब ड्रॉप हो रहा है प्रेशर, तो इसी ड्रॉप को ग्रेडियंट कहते हैं। प्रेशर लगातार गिर रहा है, तो ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। वर्टिकल मतलब ऐसे अर्थ सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो ये ज्यादा होता है, मतलब अगर 10 मीटर ऊपर जाए तो 1 मिली बार ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ये जो ड्रॉप है ये हर जगह सेम नहीं होता, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रांग होने के बाद भी जो विंड का मूवमेंट होता है वर्टिकल, वो स्ट्रांग नहीं होता। मतलब प्रेशर यहाँ पे अगर ज्यादा है, P1 P2 से ज्यादा है, तो ऐसे हवा को मूव करना चाहिए, विंड को मूव करना चाहिए, स्ट्रांगली मूव करना चाहिए। इतना अगर ग्रेडियंट है 10 मीटर पे 1 मिली बार गिर जा रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, ग्रेविटी एक्शन में होती है यहाँ पे, तो हवा के मूवमेंट को रोक देती है, कम कर देती है। उड़ती है हवा लेकिन कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम होती है, बहुत कम होती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रांग होने के बाद भी वर्टिकल मूवमेंट कम होती है, वो ग्रेविटी की वजह से। अब स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कुछ सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे देख लेते हैं। सी लेवल पे 1013.25 मिली बार, और यहाँ का टेम्परेचर होता है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड में है। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यही प्रेशर ड्रॉप होके 898.76 मिली बार हो जाएगा, और टेम्परेचर 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तो यही प्रेशर 540.48 मिली बार हो जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा -17.3। उसी तरीके से 10 किलोमीटर पे प्रेशर गिर के 265.00 मिली बार हो जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा -49.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने एक टर्म पढ़ी थी नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ी थी। ये कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अब हम 10 किलोमीटर अगर ऊपर जाए तो टेम्परेचर कितना गिर जाएगा, 6.5 इंटू 10 कितना हो गया, 65। अब ये 65 15.2 में से माइनस करते हैं, 65 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -49.8। तो इन लैप्स रेट के चलते ही ये टेम्परेचर इतना गिरा है, ऑलमोस्ट 49.7 के करीब आ गया है। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है, और प्रेशर ऐसे ड्रॉप करता है, टेम्परेचर भी ड्रॉप करता है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, मतलब अर्थ के सरफेस से सेम ऑल्टीट्यूड पे, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लेकिन ऑल्टीट्यूड सेम रहेगा, तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा इसके हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस के।
तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट सिग्निफिकेंट होता है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टली प्रेशर ग्रेडियंट बहुत माइन्यूट भी हो, अगर 100 मीटर पे भी अगर 1 मिली बार ड्रॉप हो गया तो विंड बहुत स्ट्रांगली मूव करेगी, इधर से उधर बहुत स्ट्रांगली मूव करेगी, और ये विंड के डायरेक्शन और वेलोसिटी को डिसाइड करती है। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ प्रेशर विंड के वेलोसिटी और डायरेक्शन को डिसाइड करती है। अब जो लो प्रेशर सिस्टम है ये बहुत सारे आइसोबार से एनक्लोज होता है। मतलब ये अगर लो प्रेशर है तो ये बहुत सारे आइसोबार से एनक्लोज होता है, और इसके सेंटर पे प्रेशर लोवेस्ट होता है। सेंटर पे प्रेशर लोवेस्ट होता है। उसी तरीके से जो हाई प्रेशर सिस्टम है इसमें एक सेंटर बहुत सारे आइसोबार से एनसर्कल होता है। यहाँ का प्रेशर हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, और ऐसे इससे जितना दूर जाएंगे प्रेशर गिरता जाएगा, प्रेशर गिरता जाएगा, जितना दूर जाएंगे प्रेशर गिरता जाएगा। और लो प्रेशर एरिया में यही सेंटर से जितना दूर जाएंगे प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। तो ये लो हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लो प्रेशर जोन है। यहाँ का प्रेशर है 1014 मिली बार। अब ये एनसर्कल है बहुत सारे आइसोबार से, तो ये इसका प्रेशर है 1016 मिली बार। उसके ऊपर वाले आइसोबार का प्रेशर है 1018 मिली बार। तो मतलब सेंटर पे प्रेशर लोवेस्ट हो गया और ये एनसर्कल हो गया आइसोबार से जिनका प्रेशर ज्यादा है। तो सेंटर पे लोवेस्ट होता है और इससे जितना दूर जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये लो प्रेशर एरिया की बात हो रही है। वहीं पे हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे 1020 मिली बार है प्रेशर, और ये बहुत सारे आइसोबार से एनक्लोज्ड होता है, और सेंटर पे हाईएस्ट प्रेशर होता है, और जितना दूर जाएंगे ये प्रेशर कम होता जाएगा। वहाँ पे 1018 हो गया, यहाँ पे 1016 हो गया। तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन हो गया। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेशर। अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर देख लेते हैं कि वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेशर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें बहुत सारा सीजन के हिसाब से कंट्रास्ट होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में एक स्मूथ प्रेशर वेरिएशन देखने को मिलता है। स्मूथ वो इसलिए होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास और ओशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। ये अर्थ है, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। यहाँ पे आ गई अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, कुछ ऐसे आ गया साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ओशन ज्यादा है, ओशन ज्यादा है। तो ये जो लैंड मास और ओशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर ये अनइक्वल हो गया तो यहाँ पे डिफरेंशियल हीटिंग होती है, डिफरेंशियल हीटिंग। तो इससे क्या होता है कि जो लैंड मास है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। वहीं पे ओशन क्या है, बहुत धीरे धीरे गर्म भी होगा, बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो इसलिए डिफरेंशियल हीटिंग के चलते यहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता है प्रेशर बेल्ट में। वो आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में, अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन से होते हैं? इक्वेटर के अलोंग इक्वेटोरियल लो होता है, इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं, डोल्ड्रम। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अलोंग, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अलोंग सब ट्रॉपिकल हाई होता है, सब ट्रॉपिकल हाई। 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अलोंग सब पोलर लो होता है। ये हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे इसको। पोल्स पे पोलर हाई होता है। तो ये हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई। जब हम मॉनसून पढ़ेंगे
मॉनसून पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इन बेल्ट्स का, या साइक्लोन भी पढ़ेंगे तो इन बेल्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मॉनसून पे और साइक्लोन्स पे, एयर मास का। ये सब देखेंगे एयर मास कैसे मूव करती हैं, ये इसी बेल्ट के यही बेल्ट जो है कंट्रोल करती है एयर मास के मूवमेंट को। तो ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और इसे कहते हैं डोलड्रम। यहाँ पे क्योंकि इक्वेटोरियल लो है, इक्वेटोरियल लो यहाँ पे प्रेशर सबसे कम होता है, तो जब यहाँ प्रेशर कम होता है तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं, विंड्स का वर्टिकल मूवमेंट होता है, कन्वेक्शनल मूवमेंट होती है। अब ये मूव करती हैं तो दोनों डायरेक्शन में ऊपर जाके कुछ 10-12 किलोमीटर जाके ये एक्सपैंड होती है दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। आगे चैप्टर में हम देखेंगे क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, तो घबराना नहीं, हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे बारिश होती है। अब ये हवाएं राइज करेंगी, तो कहीं सबसाइड भी करेंगी, तो ये सबसाइड करती हैं, दोनों तरफ मूव करती हैं हवाएं, उठ के विंड मूव करती हैं और सबसाइड करती हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जब सबसाइड करेंगी ये इवेंट्स, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हवा यहाँ सबसाइड कर रही है। अब ये 30 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई, यहाँ का प्रेशर हाई होता है, इसीलिए यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म ज्यादा आता है, मतलब धूल के कण बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको आसमान में, बारिश भी उतनी नहीं होती जितनी इक्वेटर पे होती है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, सब ट्रॉपिकल हाई। इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। तो आप बताएंगे कि हॉर्स नाम इसको क्यों दिया गया, इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो आप इसको बताएंगे हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं। तो जब ये एयर मूव करती है तो एक सेल बना देती है, सेल ऐसे मूव करके ऊपर गई, वर्टिकली मूव करके, फिर दोनों तरफ डाइवर्ज हो गई, विंड डाइवर्ज हो गई, और फिर आके सबसाइड की 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, फिर सबसाइड करके ये फिर इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं, ये इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं, और फिर 0 डिग्री पे आके ये कन्वर्ज होती हैं हवा, फिर गर्म होगी, फिर उठेगी। ये एक सेल लगातार बना रहता है, चलता रहता है, ये एक सेल बन जाती है ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं हेडली सेल, हेडली सेल। ये हवा ऐसे आ गई। अब इसी में से कुछ हवाएं, एक पार्ट, हवा का कुछ पार्ट ये पोल्स की तरफ मूव करता है, पोल्स की तरफ मूव करेगा, और 60 डिग्री पे, मतलब 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, फिर यहाँ पे आता है पोलर लो, पोलर लो आता है, ये पोलर लो है, सब पोलर लो कहते हैं इसको, सब पोलर लो। तो ये सब पोलर लो पे हवा फिर से कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर उठेगी, फिर ऊपर उठेगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, फिर ये मूव करेंगी इक्वेटर की तरफ, और फिर ये 30 डिग्री पे ही आके सबसाइड होगी। तो मतलब 30 डिग्री पे पोल की तरफ से आती हुई विंड और ये इक्वेटर की तरफ से आती हुई विंड सबसाइड करती है, तो इसका प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है, इसे सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। और ये 60 डिग्री पे, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे ये होता है सब पोलर लो। तो इससे भी एक सेल बन जाता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में हवा कुछ मूव करती है ऐसे विंड, तो इसे कहते हैं फेरल सेल, इसे कहते हैं फेरल सेल, फेरल सेल बोलते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में इसे फेरल सेल कहते हैं। और एक और सेल बनती है जिसे पोलर सेल कहते हैं, वो पोल्स से सब पोलर लो की तरफ विंड चलती है और फिर राइज होती है और फिर पोल्स की तरफ सबसाइड हो जाती है, तो इसे कहते हैं पोलर सेल, पोलर सेल इसको बोलते हैं। ये जो इक्वेटोरियल लो है, तो क्योंकि यहाँ का प्रेशर लो है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ से विंड्स इधर सरफेस के पैरेलल होके आती हैं, नीचे नीचे हवाएं आती हैं, कन्वेक्शन के थ्रू नहीं, क्योंकि ये प्रेशर है तो हॉरिजॉन्टली ये मूव करके ऐसे आती हैं। इनको कहते हैं ट्रेड विंड्स, इनको कहते हैं ट्रेड विंड्स, ये भी हम देखेंगे इसी चैप्टर में, ट्रेड विंड्स। अब इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती है। क्यों? क्योंकि ये इनकी नेमिंग ऐसे होती है ओरिजिन के हिसाब से, विंड्स की नेमिंग होती है ओरिजिन के हिसाब से, किस डायरेक्शन से ये मूव कर रही है। तो कुछ नॉर्थ वाला भी डायरेक्शन है इसमें
और ईस्ट वाला भी डायरेक्शन है, मतलब ईस्ट से मूव कर रही है। अब ये हमने कोरियोलिस फोर्स अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ेंगे हम। जब कोरियोलिस फोर्स विंड्स के डायरेक्शन पे, विंड्स पे एक्ट करता है, तो उनका डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ मूव करता है। हवा ये इधर आ रही थी, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स इसको घसीट के राइट हैंड की तरफ कर दी है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये विंड नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया है। उसी तरीके से कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स को लेफ्ट की तरफ घसीट के लेके आई है, तो ऐसा लगता है कि ये साउथ ईस्ट की तरफ ओरिजिनेट हुई है, साउथ ईस्ट की तरफ, इसलिए इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। इन विंड्स को हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वैसे अभी मैं समझा दिया इसको। तो ये हो गई हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल और इक्वेटोरियल लो। ये इक्वेटोरियल लो हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, और ये सब पोलर लो हो गया, और ये पोलर हाई हो गया। कुछ ही इस तरीके की प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। अभी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये परमानेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सन जैसे जैसे मूव करता है, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, तो सन यहाँ से यहाँ इधर इधर उधर इसी के बीच में, ये ट्रॉपिक्स के बीच में नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ मूव करता है। तो इसी मूवमेंट को फॉलो करते हुए प्रेशर बेल्ट्स, जब ये सन आता है साउथ में तो ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं प्रेशर बेल्ट्स, और जब नॉर्थ में जाता है तो ये प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो इनकी शिफ्टिंग भी होती है, जैसे जैसे सन मूव करेगा ये प्रेशर बेल्ट्स सन के मूवमेंट को फॉलो करती हैं। जनवरी के टाइम में ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये साउथ की तरफ मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि सन जनवरी के टाइम में ठंडी होती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सन ये इक्वेटर को पार करके सदर्न हेमिस्फीयर में गया होता है, तो ये फॉलो करती हैं सन के मूवमेंट को, तो ये साउथ की तरफ इसलिए शिफ्ट हो जाती हैं। और इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। जुलाई के टाइम में ये जो प्रेशर बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं अपने मेन लोकेशन से। ये हम देखते हैं कैसे होते हैं। तो ये हम जनवरी के टाइम में देख रहे हैं प्रेशर बेल्ट्स। ये है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब यहाँ पे ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये हो गया लो प्रेशर एरिया, ये अभी 0 डिग्री पे है। जनवरी में जितना भी आपको लैंड मास दिखेगा, ये रशिया का कुछ हिस्सा, ये चाइना, ये इंडिया और ये सेंट्रल एशिया, तो ये जितना लैंड मास दिखेगा आपको वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट दिखेगी। जितना भी लैंड मास, ये हाई प्रेशर बेल्ट दिखेगी। और ओशन में देखिए लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग होती है। डिफरेंशियल हीटिंग मतलब ये ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम है क्योंकि सन अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है अभी। तो ठंडी के टाइम में ये जो लैंड मास है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और जो ओशन होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं, तो कंपेरेटिवली लैंड मास से ये ज़्यादा वार्म होते हैं, इसलिए यहाँ का प्रेशर लो होता है। तो आप जितना लैंड मास देखेंगे वहाँ पे प्रेशर आपको हाई मिलेगा, हाई लैंड मास पे प्रेशर हाई मिलेगा आपको। तो इस तरीके से जनवरी के टाइम में साउथ की तरफ प्रेशर बेल्ट मूव कर जाता है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है। ये 120, 125, 130, 120 मिली बार ये साउथ की तरफ मूव किया है अभी। अब देखते हैं कि जुलाई के टाइम में प्रेशर वेरिएशन कैसे होता है। तो जुलाई के टाइम में सन अभी इक्वेटर पार करके नॉर्थ की तरफ आ गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया है। तो यहाँ भी डिफरेंशियल हीटिंग होगी तो लैंड मास बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा ड्रॉप।
तो हमने पढ़ा था ना कि जुलाई में जो प्रेशर बेल्ट होती है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो 1010 मिली बार का जो प्रेशर बेल्ट है आपको साइबेरिया की तरफ दिख रहा है, मतलब एकदम जुलाई में नॉर्थ की तरफ प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गई है, नॉर्थ की तरफ, इतना नॉर्थ। यहीं पे जो हमारे जनवरी में प्रेशर बेल्ट ये 1010 वाली मिली बार वाली जो प्रेशर बेल्ट है वो आपको इक्वेटर के बिल्कुल पास दिखेगी। 120 आपको यहीं पे दिख जाएगा, 120, यहाँ पे तो 130, 125, ऐसे प्रेशर बेल्ट ये साउथ की तरफ शिफ्ट होके आ गया है। आपको 125 अगर देखना हो तो आपको कहीं और ऊपर जाना पड़ेगा, ये 110 के भी पार करके जाना पड़ेगा, साइबेरिया के ऊपर पोल सोर्स के साइड जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ में शिफ्ट हो गई है प्रेशर बेल्ट्स। ये 105, 1005, 1000, और जितने आपको लैंड मास दिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां का प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, आपको लो प्रेशर जोन मिलेगा। ये अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे लो प्रेशर जोन, यहाँ भी लो प्रेशर होगा, यहाँ भी लो प्रेशर होगा। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि ठंडी पड़ रही है, हम जुलाई के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, तो यहाँ का लैंड मास ठंडा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर जोन बना है, डिफरेंशियल हीटिंग। और ये जुलाई का टाइम है तो ओशन अभी उतने मतलब गर्म नहीं हुए जितनी कि लैंड गर्म हो गई है। तो होता क्या है कि यहाँ से हवाएं उठ के ये मूव करती हैं। अब मूव करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है इस पे, तो ये मूव करेंगी सीधा, लेकिन ये चली जाएंगी लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट हैंड की तरफ ड्रैग करता है विंड्स को। अब जैसे इक्वेटर पार करेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। तो अभी तक जो कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर रहा था विंड्स को, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ की तरफ ड्रैग करेगा। तो ये हवाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे। इसी के चलते हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मॉनसून आता है जून जुलाई के टाइम में, यही रीजन है। तो ये मॉनसून का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे कि ये सारी विंड्स कैसे मूव करती हैं, कहाँ कहाँ से मॉनसून आता है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। एयर मूवमेंट क्यों होती है? वो होती है प्रेशर डिफरेंस के वजह से। प्रेशर डिफरेंस होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसकी वजह से विंड मूव करती है। अब जो एयर सरफेस के नजदीक होती है और सरफेस के नजदीक होती है वो ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण बल ज्यादा लगता है उस पर, तो ये फ्रिक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करती है। और जो इसका डायरेक्शन है विंड का वो कोरियोलिस फोर्स से डिसाइड होता है। कोरियोलिस फोर्स हम पढ़ेंगे क्या होता है, इतना समझ लेते हैं कि भी कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन से ओरिजिनेट होता है। तो अर्थ विंड का डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स डिसाइड करता है, और अर्थ के सरफेस के पास विंड पे ज्यादा फ्रिक्शन होती है। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल विंड होती है, मतलब अर्थ के पैरेलल जो विंड होती है, इस पे 3 तरीके के फोर्स काम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो विंड की डायरेक्शन होती है वो डिसाइड होती है। एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव करेगी ऐसे। फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल। कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ की रोटेशन होती है उससे कोरियोलिस फोर्स होता है, ये डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो 3 फोर्स हो गया जो विंड पे एक्ट कर रहे होते हैं, वो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, कोरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता, लेकिन ये मूवमेंट को जरूर रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब एयर मूवमेंट की स्पीड को जरूर कम कर देता है। अब कोई फोर्स इधर काम कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट की इधर काम कर रहा है, और फ्रिक्शन काम कर रहा है इसके ऑपोजिट, तो जो विंड की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो ये 3 फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। इनके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा होता है, वो नीचे की तरफ काम करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कुछ ऐसे हो गया, और फ्रिक्शनल फोर्स इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ऐसे हो गया। कोरियोलिस फोर्स बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ की तरफ लेके जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ घसीटता है, और ग्रेविटी नीचे काम करती है।
तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो विंड के डायरेक्शन को और वेलोसिटी को डिसाइड करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे कि ये विंड्स पे ये तीनों फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो विंड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे और वहीं पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है। तो ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।